हेलो। हेलो। हेलो मॉर्निंग सर। मैं उद्दीपन। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। आवाज आ रही है क्या भाई? यस हाँ सर। सर, आ रही है। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही सर। यस सर, आ आवाज रही आ है? रही है। यस सर। ठीक है, मेरे एंड पे शायद कुछ था प्रॉब्लम। तो 2-3 मिनट्स में मैं स्टार्ट करूंगा, जस्ट है ना। जस्ट वेट सम टाइम। अरे सर। हेलो। क्या क्या हो गया? हाँ सर, महाराष्ट्र में सेम प्रॉब्लम है सर। आ, सर किस हमारे किस को ट्रेन है? में आदित्य। मतलब हाँ, बताओ बताओ, शाबाश। क्या क्या बता रहे हो? हाँ। आ, बेटा ऐसे करो आप, जो है आप डीन एकेडमिक्स को लिखो। जो भी इश्यूज है ना इस तरह के, आपकी तरह दूसरे भी स्टूडेंट होंगे, है ना। एक वही तरीका है, डायरेक्टर को लिखो और इसको लिखो कि हाँ ऐसे सर, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र में सर बहुत केसेस है। इधर तो बहुत प्रॉब्लम है सर। इधर क्वारंटाइन करते हैं सर 15-20 दिन, 15-10 दिन, फिर भेजते हैं सर। अगर हम्म। निगेटिव रिपोर्ट आए तो भी क्वारंटाइन के लिए बोलते हैं सर। फिर देखते हैं, फिर छोड़ते हैं सर। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप ऐसे करो, डायरेक्टर और इनको लिखो, है ना। तो आई थिंक दे विल कंसिडर इट। हम्म। आप लिखो उनको, अभी तो है टाइम आपके पास, अभी 10 तारीख से है ना आपका वैसे शेड्यूल, है ना। तो यस सर। मे बी आप उनको वो ये लिखिएगा कि भी अभी आने में तो हमें वो है प्रॉब्लम, अभी केसेस राइज हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जो है उसको क्लासेस को ऑनलाइन करके एग्जाम को ऑफलाइन कराइए आप, बोलिए। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोलेंगे तो नो वन विल एग्री ऑन दैट। ये ध्यान रखना। बट सर, यस अगर सर। एग्जाम ऑफलाइन होंगे तो अभी नहीं आ पा रहे तो बाद में भी कैसे आ पाएंगे? नहीं, फिर तो यार कभी ऐसे होगा ही नहीं ना। आप व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? इट मे बी जब भी आओगे कैंपस में तब हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, तो बाद में तो हो सकता है ना, जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी। हाँ सर, ऐसा हो सकता है एक एक वीक पोस्टपोन हो जाए एग्जाम वगैरह, ऐसा ऑफलाइन ही हो पर एक आध वीक। हाँ। सर ऐसा हो सकता है कि सर एग्जाम फिर पोस्टपोन हो जाए एक आध वीक के लिए। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, दोबारा बोलो, क्या बोला था बेटे? सर ऐसा हो सकता है कि ऑफलाइन ही एग्जाम हो पर एक आध वीक के लिए पोस्टपोन हो जाए एग्जाम, जब कैंपस में आए तब वो। हाँ, ऐसा हो सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी आप आओगे तब होगा। ऐसा हो सकता है। ठीक है। बट आप ये सोचो कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, तो ऑनलाइन एग्जाम शायद नहीं करेंगे, ये पक्का है। ठीक है। तो बट यू राइट दैट, है ना। अब लिख दो उनको, टीम को, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कि मेरा जो है ट्रेन कैंसिल हो गया महाराष्ट्र में। दूसरे केस बच्चे भी हैं, उनको भी बोल दो कि सब लिखें। अगर सब लिखोगे तब जाके शायद हो सकता है सुन ले आपकी बातें। एक या दो लिखेंगे तो मे बी इग्नोर कर देंगे सब। ओके सर। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, जस्ट ए मिनट है, अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। क्या डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में? यस। अबेकस का मैंने भेज दिया है, कितने लोगों ने ट्राई किया ये बताइए मुझे पहले। सर वो इंस्टॉल हो ही नहीं रहा मेरा। हाँ? इंस्टॉल नहीं हो रहा सर, उस पर आईडी बनानी पड़ती है तो वो आईडी में टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा आईडी के लिए जो है ना, जो ईमेल आईडी दो आप, वो अपना यहाँ का देना ईमेल। क्या नाम है? MNIT वाला। है। वही पर्सनल मत देना।
हो नहीं रहा वो। ठीक है। सर दूसरी आईडी से कर दिया मैंने। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम कर देंगे मेरे ख्याल से, वो प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बात हुई है उनसे। इंस्टॉल तो हो गया, तो चालू भी हो गया सर वो तो। चालू हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। वो कह रहे थे कि पर्सनल से न करके ना इंस्टीट्यूट वाली ईमेल आईडी से करें, तो आई थिंक अगर वो ऐसा है, हो गया है, तो देन इट गुड। ठीक है ना, तो आप शुरू करो उसको। कुछ कुछ जो है कंपोजिट के ऊपर एक दो प्रॉब्लम आपको कराएंगे। जैसे एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन का आपने किया है एक प्रॉब्लम, तो उसी तरह का जो है लैब उस पे बेकस पे करके उसको वेरीफाई कराना, वो सब जो है वो करा के देखेंगे आपसे। ठीक है, वो सिखाएंगे। बट उससे पहले एक बार ये जो है आपका बेकस से फैमिलियर हो जाओ। और उसके लिए जो मैंने आपको ट्यूटोरियल की भेजी है ना, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा आई थिंक मैंने कभी कोई क्लास ली है क्या फाइनाइट एलिमेंट के ऊपर आप लोगों की, कोई जस्ट फॉर सम इंट्रोडक्शन? नहीं सर, इंट्रोडक्शन नहीं सर, नहीं लिया क्या? नो सर। आज मैं बीटेक की क्लास ले रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम इमीडिएट आफ्टर योर क्लास। आप लोगों का क्लास है क्या इसके बाद? नहीं सर। नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू टू अटेंड दैट आल्सो। ठीक है, मैं लिंक भेज दूं आप लोगों को। एक जस्ट 30-40 मिनट्स का एक इंट्रोडक्शन मुझे देना है कि भी बैकग्राउंड में क्या होता है सॉफ्टवेयर के और कैसे हमें करना होता है। हाँ ओके सर। हाँ, तो इसके बाद आप अटेंड करिएगा इसको। ओके। मैंने आपको ट्यूटोरियल प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम्स और भेजी थी, चैप्टर आई थिंक 5 से लेके, नहीं 4 से लेके। तो मैंने टाइम दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग दोस प्रॉब्लम्स? सर उसमें कई है, सर उसमें कई है जो समझ में नहीं आ रहे हैं। सर हाफ ही प्रॉब्लम हुई है सर अभी तक। सर कुछ किया है सर हमने। हाफ सॉल्व हुई है। हाफ सॉल्व हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, नो इश्यू। एक काम करो, पहले सबके सब एक बार सारी प्रॉब्लम को करके देख लो, ठीक है। डिस्कस इन वन ऑफ द क्लास, नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग ऑल, है ना। बट आई वांट बिफोर दैट यू डू एंड जस्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे क्लियर हो जाओ पहले, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम देने का पर्पस। सर कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, कुछ कुछ सर समझ में नहीं आ रहे सर। कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, नो इशू, है ना। बट यू ट्राई ऑल प्रॉब्लम्स। मैंने काफी प्रॉब्लम दी हैं आप लोगों को, और इसी बहाने मतलब आपको पता देख रहे होगे आप जब ये प्रॉब्लम करते हैं तो certainly you will have to go through the chapter, right or not? यस सर। यस सर। हाँ, उसके बगैर आप कर नहीं पाओगे, है ना। हाँ सर। इसलिए मैंने ये इतनी सारी प्रॉब्लम दी है कि ताकि आप एक बार इसको करके कुछ करेंगे, फिर देन विल डिस्कस इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगले चैप्टर में भी मैं देने वाला हूँ आपको, 5th चैप्टर में भी। तो जो होता जाएगा मैं उसमें से कुछ प्रॉब्लम आपको दूंगा, तो इसी बहाने आप जो है कर पाओगे। हाँ सर। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ, तो मैं जो है जैसे सर वो सबमिट भी तो करना है उसका। यस सर वो प्रॉब्लम सबमिट भी तो करनी है सर 12 तक। 12 तक है क्या? 12 क्या किस डेट को है? 12 वेडनेसडे को है वेडनेसडे ना। को सर, वेडनेसडे को। हाँ, तो आपको ट्यूसडे को क्लास आ ही जाएगी, ठीक है। ओके सर। राइट, तो ट्यूसडे को मैं सारे डिस्कस कर ही लूंगा आप लोगों के साथ। बट उससे पहले मुझे ये चाहिए कि आप एक बार सारी, मैं आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देने वाला कि भी सोचो कि मैं सोल्व करके आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा और फिर उसका बताऊंगा कि भाई हाँ कैसे करना है उसको, है ना। क्या प्रॉब्लम फेस किया, वो प्रॉब्लम क्या है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो
जस्ट ए मिनट, मैं जरा टैब से शुरू करता हूं अपनी क्लास। सर 5th चैप्टर के एक टॉपिक में डाउट है किसमें? सर 5th चैप्टर के वो एक टॉपिक है उसमें डाउट। हाँ बताओ। सर इन टेंसाइल के केस में इनफेक्टिव फाइबर लेंथ, वो सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो जस्ट ए मिनट, गिव मी टाइम, मैं दोबारा से ओपन करता हूं उसको। मतलब ये होता क्या है ये समझ में नहीं आया, या मतलब कैसे कैलकुलेशन किया है वो समझ में नहीं आया? ये सर होता क्या है ये भी नहीं आया, आगे का भी नहीं आया। अरे यार मेरी क्लास क्यों नहीं अटेंड हो रहा? नाउ इट वुड बी, जस्ट ए मिनट, लेट मी स्टार्ट। Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me go to that part. तो पेज नंबर 102। हाँ बस पहुंच गए यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जहां पे भी फाइबर ब्रेक है, फाइबर एंड का मतलब चाहे वो एंड वैसे हो या फिर ब्रेक, फाइबर ब्रेक हो गई है वहां पर हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस एंड के पास व्हाट विल हैपन इज कि ये जो इट विल बी सब्जेक्टेड टू जीरो एक्सियल स्ट्रेस एंड it will be subjected to shear stress, interfacial shear stress. Okay, तो ये वेरिएशन है इसका, जस्ट लेट मी शो, है ना, जैसे यहां दिखाया है, ये फाइबर का एंड है यहाँ पे, जस्ट सी हियर, राइट। यहाँ पे अगर देखिए ये फाइबर एंड है, ये एंड किसी वजह से भी हो सकता है, इट मे बी इन केस ऑफ शॉर्ट फाइबर, this may be end of short fiber, और it may be something की continuous fiber है और आपका बीच में फाइबर ब्रेक हो गया है, क्लियर। सो दैट मे बी दैट। ओके, तो उसमें क्या होगा कि ये जो एक्सियल स्ट्रेस है, एक्सियल फाइबर स्ट्रेस, यानी कि ये फाइबर है, it will be subjected to this kind of axial stress, at the same time it will be subjected to this kind of इंटरफेशियल शियर स्ट्रेस। तो क्या होता है जहां पे ब्रेक हो जाता है वहां पे जो फाइबर है दैट विल नॉट बी एबल टू टेक एनी एक्सियल लोड, एक्सियल फाइबर स्ट्रेस वुड बी जीरो इन दैट केस, ठीक है। और जो शियर स्ट्रेस है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर जाके इट विल रीच टू द मैक्सिमम, ये जीरो है फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। बट जैसे जैसे उस एंड से हम दूर जाएंगे, जैसे मैं अगर उल्टा मुझे ड्रॉ करने दो इसको, इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं कि ये जो है मेरा यहाँ पे फाइबर है, ठीक है, ये वाली ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो एक्सियल स्ट्रेस है ये, जिसको हम एफ बोल रहे हैं, सिग्मा एफ, विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ वेरी करेगा, ये एक्स है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो एंड के ऊपर है ये जीरो रहेगा, और जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे तो इट विल रीच टू दिस वैल्यू कौन सी वैल्यू, सिग्मा एफ नॉट, विच इज नथिंग बट
means you can say far field fiber stress, axial fiber stress, ठीक है। तो दिस इज एफ नोट, ओके। या कंटिन्यूस फाइबर की बात करें तो अगर ब्रेक नहीं हुई है तो जो भी स्ट्रेस होगा, सो दैट इज योर सिग्मा एफ नोट। जस्ट ए मिनट है, 1 minute आई विल टेक, देयर इज वन कॉल। Okay, yeah, sorry, yes. So what I was saying that in case of continuous fiber, when there is no breakage, so the stress induced is sigma f naught, okay. But when it breaks, so it will reduce to 0, and then as we move away from the broken end, so then it will again reach to this value, okay, at this value. तो जहां भी वो डिस्टेंस, व्हाट इज दिस इनफेक्टिव डिस्टेंस, वो हमें समझना है, दैट इज डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा वो डिस्टेंस है इस एंड से, दिस इज डेल्टा, जहां पर ये जो सिग्मा एफ एक्स है वो जो है 0.9 ऑफ सिग्मा एफ नॉट हो जाए, ओके। वो डिस्टेंस जहां पर सिग्मा एफ बिकम 0.9 of sigma f naught. Am I clear? यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यस सर, यस यस। और यही दिखाया गया है यहाँ पे, और अप्रोक्सीमेटली जो इंटरफेसियल शियर स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो ये आपका इनफेक्टिव जो है, इसको इनफेक्टिव फाइबर लेंथ बोलते हैं। तो इसको हमने मतलब ये के को 0.9 लेके चलते हैं, ठीक है ना। के को दिस रेशियो इज कॉल्ड के, है ना। और जब ये 0.9 हो जाता है तो उसको हम कहते थे डेल्टा डिस्टेंस है। तो इसका ये निकालने का ये दिया हुआ है कि 5.10 इक्वेशन से ये कुछ नहीं है, मतलब सिंपल आपको क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है, दैट्स ऑल, है ना। फोर्स बैलेंस मैंने आपको करके बताया था यहाँ पे कि फाइबर पे ऐसे वो लग रहा है इधर और शियर लग रहा है इधर, है ना। डेल्टा डिस्टेंस तक शियर लग रहा है ना। और उसके बाद ये फिर वो लग रहा है, क्या नाम है, ये फाइबर एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है। तो उसका बैलेंस करना है आपको। बिकॉज ऑफ शियर दिस विल बी द फोर्स, बिकॉज ऑफ सिग्मा एफ नॉट दिस विल बी द फोर्स। बैलेंस किया तो ये निकल गया आपका। फिर क्या था कि जो ये रोजियन एट अल है, उसने क्या किया कि ही अज्यूम्ड, उसने देखा कि दिस इज वेरिंग, जो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, सो देन ही अज्यूम दिस काइंड ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ओके। और उसमें जो है गामा वाज दिस। अब आप मेरे से पूछेंगे गामा ये कैसे आया, तो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस। तो इसके लिए क्या कि ये जो पेपर दिया हुआ है इसने 5 नंबर पेपर है, ये रिसर्च पेपर होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे ना रिसर्च पेपर किस तरह के होते हैं, हाउ इट लुक्स, देखे हैं Yes, sir. सबने? यस सर। कोई ऐसा जिसने नहीं देखे हैं? यस सर।
ठीक है, तो मैं इसी तरह से थ्योरी डेवलप होती हैं, तो आपको इसके लिए इस रिसर्च पेपर को देखना पड़ेगा। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि गामा कैसे आया, मैं इसको एज ए ब्लैक बॉक्स यूज कर रहा हूँ विदाउट थिंकिंग कि कहाँ से आया, है ना, राइट। हाँ, मुझे अगर मान लो कुछ अगर मुझे देखना है कि भाई हाँ ज्यादा डिटेल चाहिए मुझे, देन आई कैन लुक इनटू दैट। जब आप रिसर्च करते हैं, आप जो रिसर्च पेपर में दी हुई थे ऑलरेडी पब्लिश पेपर में, तो हम उसको एज इट इज ले लेते हैं अनटिल अनलेस मुझे उसके अंदर ज्यादा रिसर्च करनी है कि डेप्थ में जाना है उसके, देन आई विल हैव टू लुक। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट रिक्वायर टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस कि भी कैसे आया ये। बट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये जो इसकी रोजन एटॉल है, जो रोजन एटल का मतलब रोजन और दूसरे जो उनके जो दूसरे रिसर्चर्स है उसको एटल लिखते हैं, एटल ETAL, है ना, एटल, है ना। तो आप देखेंगे तो मतलब दो से ज्यादा अक्षर हो तो ऐसे लिख देते हैं रोजन एटल। अगर दो अक्षर होते हैं जैसे सिंह एंड कुमार, है ना, इस तरह से, तो दो उत्तर रखते हैं तो नाम से लिख देते हैं। और अगर दो से ज्यादा होते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, फर्स्ट उत्तर का नेम और एटल लिख देते हैं आगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये गामा है, ओके, वी हैव टू यूज इट। अगर आप इसको यूज करते हैं तो डेल्टा बाई यहाँ से अगर आपको ये पता लग गया, इसके अंदर अगर इंसर्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा डेल्टा बाई, ठीक है। और Yes, sir. One more question. इंटरफेशियल शियर स्ट्रेस भी निकालें इसको, डी एंड सिग्मा एफ। हाँ, यस यस प्लीज। सर ये सारे फॉर्मूले मतलब याद करने हैं हमको एग्जाम के लिए या फिर? नहीं यार, नहीं, क्या यार, ये बताओ मुझे, थोड़ा सोचो जरा, तुम याद कर सकते हो तो बताओ। अगर तुम सब कह दो कि हाँ सर हम No, याद sir. कर लेंगे तो नहीं सर, नहीं कर सकते। तो यार मैं हाउ आई कैन टॉक अबाउट इम्पॉसिबल थिंग है। ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स ऑल। उसके बाद आप उसको यूज करो ओपन बुक के अंदर। वो वाली वो नहीं है कि आपको मगअप करना इन फार्मूलों, कैसे याद कर सकते हो। हाँ, मैं ये जरूर पूछ सकता हूँ जहां पे डेरिवेशन है कि हाउ इट हैज अराइव्ड, जहां पॉसिबल है। अब गामा के बारे में नहीं पूछूं मैं, गामा डिराइव करके बताओ, नो। हाँ, ये जरूर पूछ सकता हूँ कि डेल्टा बाई डी जो ये आया है कैसे आया, कैसे निकाला ये 1.15, ये कुछ मतलब कुछ कैलकुलेशन आपको करके ये निकाल सकते हो आप, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, है ना। तो ओपन बुक के अंदर जो है ना, इसलिए क्या है कि जैसे आप ये मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रहा हूँ पीछे की, उसी तरह से आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। बुक आपके पास रहेगी एंड यू हैव टू डू द प्रॉब्लम, ठीक है। इज इट Yes, क्लियर? sir. ओके सर। हाँ, यस सर। तो उसको Sir. इनको याद करने की कोशिश Yes, मत sir. करो, समझने की कोशिश करो। वो गए मतलब आपको याद करके एग्जाम देना है। नाउ एमटेक में और आगे पीएचडी के अंदर याद करने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत होती है। उसको आपने समझ लिया पूरी तरह से, और जब आपको जरूरत है आपने देख के उसके बारे में बात कर ली, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. तो Now clear. उसके बाद ये जो ये है ये निकाल लीजिए आप, है ना, ये जो है ये वाला निकल जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो है आपका यहाँ से ये आपको देखना कैसे आएगा। ये सिंपल डेरिवेशन है ये, ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है ये। अगर आप इसको देखेंगे करेंगे तो दैट यू विल बी एबल टू डिराइव इट। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो कि भी हाँ क्या कैसे आएगा, कैसे आया कैसे नहीं आया, तो वो देख लेना, ठीक है। जैसे DF ये निकालना है मुझे, तो मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में करके, और जो है गामा है, गामा की वैल्यू रख सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऊपर पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, एफ नोट निकालूंगा, एफ नोट मेरे पास यहाँ है ये रहा, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ से, दोनों ये रेशियो निकाल सकते हैं आप इसको, राइट, ठीक है। तो इसको करके देखना तब आपको समझ में आएगा। और ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये भी फिर वैसे आता है। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?
Yes, sir. Yeah, am I audible? Yes, sir. Okay, should I continue? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Okay. इसको आप करके देखिए। जैसे ये वाला ना, जैसे एक एलिमेंट है यहाँ पे, एक छोटा सा एलिमेंट लिया फाइबर का, ठीक है। इसके ऊपर इधर सिग्मा एफ लग रहा है, और ये डिस्टेंस, ये एलिमेंट की लेंथ है डी एक्स। तो यू नो दैट दिस विल वेरी बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये डी एफ प्लस डी डेल डी एफ सिग्मा एफ, सॉरी, इतना है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे सीयर भी लगेगा, सीयर लगेगा ऐसे, ताऊ वाई इंटरफेसियल सीयर स्ट्रेस, आर इज द रेडियस और डी इज द डायमीटर, वट एवर यू कॉल। अब आपको उसका फोर्स बैलेंस करना है, दैट्स ऑल। तो ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, दिस इज टाउ वाई इंटरफेसियल शियर स्ट्रेस। यानी कि जो शियर स्ट्रेस है और वेरिएशन ऑफ एक्सियल फाइबर स्ट्रेस है, उसमें क्या रिलेशन है। और उसके बाद आप यहाँ से ये निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिए, इसको यूज कीजिए 511 को यूज कीजिए, 511 को एंड 5.14 को यूज कीजिए, एंड देन यू विल गेट दिस रिलेशन। तो मुश्किल नहीं है ये, यू कैन डू इट, है ना, आप कर सकते हैं इसको। एंड उसके बाद भी नहीं आए तो देन यू जस्ट लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ, ठीक है। Okay, मैं sir. उसके बारे में फिर बात करूंगा, ठीक है। यस, तो उसके बाद इसी में जो है अलग अलग मॉडल दिए हैं लोगों ने ना, अलग अलग, जैसे रोजन ने ये निकाला, और उसके बाद फिर यू नो कोक्स का जो शियर लैग मॉडल करके ये इन्होंने डिराइव करके दिया। क्योंकि कोक्स में आप उसने बताया कि जो शॉर्ट फाइबर के लिए है वो जो है सिग्मा एफ इज गिवन बाय दिस फार्मूला, राइट। और उसको अगर यूज करके आप ये निकालते हैं, ठीक है, ये निकालते हैं तो डेल्टा बाय डी ये निकल के आता है, इसमें ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए जो यू नो एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। Yes. So as per the Cox model, he derived this relation. Okay. तो ये भी निकल के पूरा एज इट इज आ जाएगा आपके पास कोई। सो ट्राई, यू हैव टू थिंक भी कैसे आएगा ये। बहुत सिंपल है ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, राइट। ओके, तो ये आपका इनफेक्टिव के लिए है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये वाला जो मैं एग्जांपल था, ये मैं बात कर रहा था आपके, ये बेकस पे कराएंगे आपको ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो के सिग्मा है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सोचो कि हमारे एक मैट्रिक्स है, ये सारी मैट्रिक्स है, ये बाकी ये फाइबर्स हैं, राइट। अब मेरे पास कोई जो पूरा का पूरा ये जो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो इसका अपना कुछ वॉल्यूम है, पूरा फाइबर का कुछ अपना वॉल्यूम है, और इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि वीएफ इज नॉन, ईएम इज नॉन, ईएफ इज नॉन, ये सब हमें पता है। अब इसको हम इस फार्मूले को यूज करेंगे एक तो, और देखेंगे कि कितना ये के सिग्मा आ रहा है, विच इज नथिंग बट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर।
और इसी को फिर हम अबेकस में मॉडल करके इसके ऊपर लोड लगाएंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि कितना मतलब रिजल्ट जो है मैच करता है, कितना क्लोज आता है। सो दिस वी विल डू ऑन अबेकस। ओके, तो एक बार जब आप फैमिलियर हो जाएंगे उससे, तो देन वी विल टॉक अबाउट दिस। Okay, so let me go to all these we have discussed. Okay, so let me open then. Okay, I will have to download a minute. Yeah. Okay, so next we will start. We will be talking now strength of composite lamina. Okay, strength of composite lamina. Earlier we talked about micromechanics. Okay, micromechanics, strength of unidirectional lamina, micromechanics, and earlier we talked about elastic behavior of composite lamina, micromechanics and then macromechanics. जैसे हमने स्टिफनेस की बात की, इलास्टिक बिहेवियर की बात की, लेमिना की, फ्रॉम माइक्रोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन मैक्रोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ यूनिडायरेक्शनल लेमिना फ्रॉम माइक्रोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट strength of composite lamina, macromechanics. Okay, so this is what we'll be talking, right? Strength of a material, you know, are experimentally obtained by subjecting suitable specimen to loads that produce simple stress field in the test specimen, and by determining the load at which failure occurs. This you know, right or not? This point, this is known to you, right? So, because you know, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपको पता है, इस पे हम कंडक्ट करते हैं, तो जिस तरह का आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसी तरह की प्रॉपर्टी आपके सामने आएंगी। जैसे मैं टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो टेंसाइल जो है स्ट्रेंथ निकल के आएगी, कंप्रेसिव कर रहा हूँ तो कंप्रेसिव निकल के आएगी, राइट। And determination of load carrying capacity of a structure or a component involves stress analysis of the structure, and then comparison of the actual stress field with the strength of the material. You know, this is also you know, right? कि जैसे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रक्चर की निकालनी है, तो हम उसका स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं पहले, और फिर स्ट्रेस एनालिसिस करने के बाद अगर हम मान के चलें कि हमारा मटेरियल आइसोट्रोपिक होमोजीनियस है, देन सिंपल आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के बाद यू मेक यूज ऑफ सम थ्योरी
or criteria to tell about the failure. Okay. For simple stress field such as uniaxial tension test to determine strength. Okay. अगर सिंपल अगर लेके चलते हैं हम, a direct comparison can be made. Okay. And the load carrying capacity of the structure is determined. अगर सिंपल लोडिंग है आपकी तो उसके लिए तो आप टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, और देन यू कैन डिटरमाइन व्हाट इज द लोड एट विच इट फेल, और एक डायरेक्ट कंपैरिजन करके बता सकते हैं इसके बारे में. ओके. देखिए आइसोट्रोपिक में जैसे आपने यूज किया है, आइसोट्रोपिक मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल, राइट, so they are very simplified criteria, right? But अगर आप कंपोजिट की बात करते हैं तो they are not isotropic और homogeneous. और आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि आपकी जो है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज और इलास्टिक प्रॉपर्टी दे आर वेरिंग विद डायरेक्शन. ठीक है. तो देन फाइंडिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड कंपेयरिंग इट, then it is not like you know, it will not give you the correct result, because reason is that जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइबर है वो तो ऐसे अलाइंड है, फॉर एग्जांपल है ना, आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल, राइट. लोडिंग आपने इधर लगाई है, लोडिंग लगाने के बाद आपने इसको don't know whether those principles strategy would be in this direction or it would be in other direction. Hello? Hello? Any issue? Any problem? हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही क्लियर. आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही. So what I was telling that अगर आपकी फाइबर इस तरह से अलाइंड है और ये एक लेमिना है, लोडिंग इधर लग रही है ऑफ एक्सिस में. ओके. ये प्रिंसिपल मेटेरियल डायरेक्शन 1 है, ये 2 है, ये x है और ये ऊपर की तरफ y है. लोडिंग तो इधर लग रही है आपकी x में, राइट. तो उसके हिसाब से आपने मान लीजिए स्ट्रेसेस निकाल लिए, सिग्मा x, सिग्मा y एंड टाउ xy, लेट अस से कंसीडरिंग प्लेन स्ट्रेस. उसके बाद अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी निकाल लिए. दोस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ 1 and 2, जरूरी नहीं है वो, राइट. और हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे स्ट्रेसेस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाल के हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा 1 and 2 की डायरेक्शन में. तो जस्ट फाइंडिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, how to go to the previous slide, just a minute. Okay. Okay. So what I was discussing कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी आपकी, उसकी डायरेक्शन दैट मे नॉट बी कोइंसाइडिंग, वो अलग अलग हो सकती हैं. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और फॉर एग्जांपल फाइबर आपका इधर अलाइंड है, तो देन इट्स मीन दैट यू कांट कंपेयर बोथ. ठीक है. तो इसलिए मैं मतलब वो जो तरीका है, जो प्रोसीजर है जो हम आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल में फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. तो इन रियलिटी स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्ट्रेस. एक तो है कि सिंपल लोडिंग, और आपको व्हाट इज द लाइक यूज ऑफ दीज फिलर क्राइटेरिया. कैन समवन हाईलाइट कि भी हम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे?
यील्डिंग क्राइटेरिया, मैक्सिमम स्ट्रेस क्राइटेरिया, वॉन मिसेस क्राइटेरिया और व्हाटएवर, मैक्सिमम शियर सर स्ट्रेस क्राइटेरिया सर फॉर डिजाइनिंग। यील्डिंग क्राइटेरिया प्लास्टिसिटी एनालिसिस के लिए करते हैं सर। नहीं करते हैं, बट क्राइटेरिया का मतलब यू नो So, क्या sir, for क्या जरूरी designing the upper limit. वो डिजाइनिंग द अपर लिमिट। अच्छा, ओके। सर जैसे और मैक्सिमम मैकेनिकल फेलियर प्लास्टिसिटी रीजन में होती है, तो वो यील्डिंग क्राइटेरिया के बाद में होती है सर। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। देखो, फटीग जब फेलियर। हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं ना, तो यील्डिंग को हम लेके चलते हैं कि इट इज ए फेलियर पॉइंट, है ना, यील्डिंग पॉइंट को। हाँ, Yes, sir. अगर उसके बाद अगर आप प्लास्टिसिटी वगैरह की बात करते हो तो देन यू विल टॉक लेटर ऑन आल्सो बियॉन्ड यील्डिंग। बट हम अगर वैसी बात करें, डिजाइनिंग ए डक्टाइल में, डिजाइनिंग ए कंपोनेंट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल, then we will not go to the plasticity, right or not? Okay, let me tell you। देखो क्यों हम यूज करते हैं क्राइटेरिया को, क्योंकि देखिए जो एक्चुअल लोडिंग होती है ना, एक्चुअल लोडिंग अगर हम देखें किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो कॉम्प्लेक्स होती है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर तो मतलब यू कांट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन। जैसे यूनिएक्सियल टेस्ट तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट यू कांट परफॉर्म इवन ए बाईएक्सियल टेस्ट प्रॉपरली, यानी कि जिसमें कि लोड दो डायरेक्शन में लग रहा है, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। यू कांट डू दैट। कर सकते हो सिंपल बाईएक्सियल के लिए, बट एक्चुअल लोडिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल। बट हमें जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी जो हम ऑब्टेन करते हैं, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल टेंसाइल टेस्ट। क्लियर? तो अब हमें करना क्या है कि हम जो है सेट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी निकालते हैं सिंपल यूनिएक्सियल टेस्ट से, बट हमारी जो एक्चुअल लोडिंग है दैट इज कॉम्प्लेक्स। देन हाउ टू प्रेडिक्ट फेलियर इन दीज कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशंस, एंड फॉर दैट पर्पज वी मेक यूज ऑफ दिस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या करता है, राइट? जैसे ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, दिस फेलियर क्राइटेरिया और फेलियर थ्योरी कैन प्रेडिक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब फेलियर पॉइंट की जहां पे फेल होगा, अंडर नॉट ओनली बाई एक्सियल, इट में बी ट्राई एक्सियल और इट में बी जनरल स्ट्रेस, 3D स्ट्रेस, यूजिंग स्ट्रेंथ डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिएक्सियल टेस्ट। यानी कि हम टेस्ट तो परफॉर्म करेंगे, वो यूनिएक्सियल टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड वहां से प्रॉपर्टी निकालेंगे, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। अब उस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्राइटेरिया की माध्यम से, फेलियर क्राइटेरिया के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, फेलियर अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन को प्रेडिक्ट करेंगे। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस फेलियर क्राइटेरिया। एम आई क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। भी देखो, आप टेस्ट तो सिंपल परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहां से मुझे मान लो यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी निकल के आ गई या अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी निकल के आ गई, ठीक है। कंपोनेंट का अगर मैंने कोई कंपोनेंट, उसी मटेरियल का कोई कंपोनेंट बनाया जो कि कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन में है, अब उसमें भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि फेलियर के बारे में, ठीक है। बट मैं उस कॉम्प्लेक्स लोडिंग के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्लियर? तो अब मुझे उस कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन में फेलियर को प्रिडिक्ट करना है यूजिंग strength property that I am obtaining from uniaxial tests. So for that, these criteria will play the role. Yes sir. ठीक है? So this is what you should understand. और आइसोट्रोपिक के लिए आपने बहुत सारे फेलियर क्राइटेरिया पढ़े हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना, अल्टीमेट टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ की टर्म में। जैसे फेलियर क्राइटेरिया, जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया, कुलाम मोर थ्योरी, है ना, एंड मॉडिफाइड मोर थ्योरी, डिस्टोर्शन एनर्जी क्राइटेरिया और वॉन मिसेस क्राइटेरिया, एटसेट्रा। तो ये आपने पढ़े हैं सारे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो देन यू जस्ट हैव ए लुक एट दैट, और उसके बारे में भी अगर कोई डाउट हो तो देन यू कैन टॉक,
you can discuss. ठीक है. See, the load carrying capacity of a structure made of an isotropic material can be predicted from the knowledge of these three strengths. ये 3 स्ट्रेंथ चाहिए हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसिस चाहिए हमें, जो कि एक्चुअल लोडिंग पे डिपेंड करेगा. उसके बाद अगर हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल और कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ है, 3 स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी चाहिए हमें और प्रिंसिपल स्ट्रेसिस चाहिए. ये हमारे आएंगे यूनिएक्सियल टेस्ट परफॉर्म करने से, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसिस आएंगे एक्चुअल लोडिंग से. तो इसको अगर हमें पता है तो हम बात कर सकते हैं. ठीक है. बट इन केस ऑफ ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, जैसे कि लेमिना की बात करें या कंपोजिट की बात करें, इन जनरल द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज द डायरेक्शन डिपेंडेंसी ऑफ स्ट्रेंथ. अब जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है आपकी. सो फॉर एन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल an infinite number of strength value can be obtained even through uniaxial test depending on the direction of the load application. right? जैसे मान लीजिए लेमिना की भी बात करें, फाइबर आपकी इस डायरेक्शन में लाइंड है, राइट, इस तरह से है आपका. तो आपको पता है कि अगर इधर मैं चेक करूंगा तो स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ आएगी, फिर इधर करूंगा तो दूसरी स्ट्रेंथ आएगी, इधर चेक करूंगा तो लाइक वाइज आई कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ वैल्यूज. क्लियर? But yes, for the prediction purpose, they can be limited to 5 basic strength parameter. ठीक है. कैलकुलेशन पर्पज के लिए, प्रिडिक्शन पर्पज के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में ही उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी निकालते हैं. जैसे मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली, ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली, शियर स्ट्रेंथ निकाल ली. ये मैं सिर्फ लेमिना की बात कर रहा हूँ, एक लेमिना की. जैसे ये डायरेक्शन 1 है, ये 2 है. ठीक है. तो मैंने इसमें कंप्रेशन टेंशन में निकाल ली 1 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में निकाल ली, और फिर शियर स्ट्रेंथ निकाल ली. प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं. एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद XT, XC, YT, YC एंड S. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट आई हैव शोन हियर. So the basic uniaxial strength value for an orthotropic material are known only along the principal material axis. Principal material axis, again I repeat, these are along fiber direction and perpendicular to that. Therefore, the actual stress will need to be transformed to the. अब देखिए हमें करने क्या है, कैसे करेंगे. Just a minute. मैं आपको जरा एक just let me tell you this कि what we are going to do. चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में. ओके. यस, द एक्चुअल स्ट्रेस विल नीड टू बी ट्रांसफॉर्म. जैसे मैंने बताया ना आपको कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लेमिना है, ऐसे फाइबर इधर अलाइंड है, और ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, Y, और ये मेरी डायरेक्शन 1 है, ये 2. क्लियर? राइट. अब जो है देखिए, जब मैं स्ट्रेस लगाऊंगा X डायरेक्शन में, लोडिंग तो इधर लग रही है आपकी, बट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी मैंने 1 और 2 में निकाल ली है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैं सिग्मा X, सिग्मा Y, ताऊ XY निकाल लूंगा, उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा 1, 2 में. यानी कि मुझे सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा, सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा, सिग्मा एंड ताऊ 1, 2 निकालना पड़ेगा. राइट? Because I know property in 1 and 2 direction, so that's why I will have to transform. उल्टा नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्मेशन का कोई तरीका नहीं है. रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुझे 1 और 2 में स्ट्रेंथ पता है तो मैं X एंड Y में स्ट्रेंथ निकाल लूं ट्रांसफॉर्म करके. बट स्ट्रेसिस को हम कर सकते हैं, स्ट्रेसिस को कर सकते हैं. जैसे कि हमने आई थिंक 4th चैप्टर में देखा कैसे हम स्ट्रेसिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लोकल मटेरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वाइस वर्सा, दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हम करने वाले हैं कि एक्चुअल स्ट्रेस फील्ड जो है नीड टू बी ट्रांसफॉर्म टू द प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस सो दैट ए कंपैरिजन कैन बी मेड विद द एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ. इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कर सकते कि X, Y और Z के रिस्पेक्ट में तो आपने स्ट्रेसेस निकाल लिए और स्ट्रेंथ आपको नोन है 1 और 2 डायरेक्शन में, then you make the comparison. That will not make any sense.
जिस डायरेक्शन में मैं स्ट्रेस निकालूंगा उसी डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ को मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा कि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेसेस है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं सिग्मा 1 सिग्मा 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जिसके रिस्पेक्ट में मुझे स्ट्रेंथ भी पता है। तो उसके बाद फिर मैं आई कैन टॉक अबाउट फेलियर। So further, whenever the actual stress field refer to the principal material axis are multi-axial, right? So for instance, a uniaxial stress applied in any other direction, any other than the principal material axis produces multi-axial stress field. ये आप लोगों को पता है कि अगर मान लो प्रिंसिपल मेटल एक्सिस में अगर मैं लोडिंग करता हूं तो टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, या फिर शियर लोड लगाया तो शियर होगा, there will be no coupling as such. So direct comparison of actual stress field with the preceding uniaxial strength may not be valid, and hence a suitable failure criteria must be used. Any doubt up to this point? Any doubt up to this point? No, sir. Okay. So all the failure criteria for orthotropic materials are written in terms of stresses and strength along principal material axis rather than principal stresses. ये ध्यान रखना। आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल में हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे, we will be writing it in terms of stresses and strength along principal material axis, यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड एक्स टी एक्स सी जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस के अलोंग उसके रिस्पेक्ट में। तो ये हम यूज करेंगे। ये है जो मैंने बताया आपको। इसके लिए हम जो ये सिंबल यूज करें, बेसिक स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है यूनिडायरेक्शनल लैमिना के लिए फॉर इन प्लेन लोडिंग के लिए बात करें तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको लिखेंगे F1T। 1 का मतलब फाइबर डायरेक्शन में, T का मतलब टेंसाइल। फिर इसी तरह से F1C, 1 का मतलब फाइबर डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिमिलरली you have ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ F2T, F2C, ठीक है, एंड F6, क्योंकि ये 1-2 में है तो F6 हो जाएगा F12। तो ये आपके बेसिक स्ट्रेंथ पैरामीटर है। this will be F1T, F1C, F2T, F2C and F6, और 6 का मतलब 1-2 कॉन्टैक्टेड नोटेशन। ये आपके स्ट्रेंथ पैरामीटर हैं, ठीक है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये देखिए इसमें मैंने कुछ दिखाया है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कौन सा आ गया, just a minute, I think this is some other slide. This one first I need to show. Yes, ये देखिए इसके अंदर मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। देखिए पॉजिटिव शियर नेगेटिव शियर आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव शियर नेगेटिव शियर, यस और नो? पॉजिटिव शियर एंड नेगेटिव शियर, यस सर, पता है ना? तो देखिए अगर मैं प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में पॉजिटिव लगाऊं, शियर लगाऊं या नेगेटिव शियर लगाऊं तो कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा, सेम मटेरियल रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे यहां दिखाया मैंने, ये डायरेक्शन 1 है, ये डायरेक्शन 2 है, ठीक है, ये डायरेक्शन 1 है, ये डायरेक्शन 2 है। तो ये आपको पता है ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। एंड यू आल्सो नो, आपको मोर थ्योरी पता है, मोर थ्योरी, मोर सर्कल ड्रॉ करके, दिस पॉजिटिव स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, यानी कि इधर ये टेंशन होगा और इधर ये कंप्रेशन होगा। तो ये जो अगर मटेरियल एलिमेंट यहाँ पे ऐसे लेते हैं हम, अगर ऐसे लेते हैं इस तरह से जैसे मैंने ये दिखाया है, सो इट विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन अलोंग दिस एंड कंप्रेशन अलोंग दिस, व्हिच इज अलोंग ए डायरेक्शन inclined at 45 degree to the
प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन 1। ठीक है, अब उल्टा ले लीजिए, नेगेटिव लगा दिया आपने, नेगेटिव लगाया इस तरह से, इसी तरह से, तो ये क्या करेगा, इधर टेंशन लगाएगा, इधर कंप्रेशन लगाएगा। और उसी तरह से अगर मैं एक एलिमेंट लेके चलता हूं इधर, ये जैसे मैंने ये दिखाया है, ठीक है, तो इट विल बी अंडर टेंशन दिस साइड एंड कंप्रेशन दिस साइड। तो आप देखिए, अगेन दिस टेंशन इज अलोंग 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस, जैसे यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे, एंड कंप्रेशन इज अगेन आल्सो 45 डिग्री। तो इन दोनों में ऐसे कोई रिस्पॉन्स में, मतलब लोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सो द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, shear loading is immaterial when it is loaded in principal material coordinate system। ओके, अब उल्टा चलिए आप, अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल मटेरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोडेड नहीं है, ओके, आई थिंक देयर इज क्लास नाउ, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, आई विल कंटिन्यू विद दिस, और मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ, है ना, जो है, तो उसको आप अटेंड करिए, राइट। मैं आपको मैसेज करता हूँ अभी, है ना। ओके सर, ठीक है, सो लेट मी स्टॉप दिस क्लास हियर।